हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आप लोग के बीच ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस का 10 फर्स्ट चैप्टर यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती से हम 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इस क्वेश्चन को समझिए क्योंकि क्वेश्चन बुआ मेरे यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बुआ, तो इसको ध्यान से देखिए। आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ बस एक बार आप जितना देर का वीडियो हो सके आप इसको देखिए बढ़िया से, आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बुआ हम लोग शुरू करते हैं। एक राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है भाई, क्योंकि इस पर सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बुआ मेरे, राष्ट्र निर्माण की कथी नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि टॉपिक की शुरुआत नहीं करेंगे। क्योंकि आप समझ लीजिएगा कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ना क्या है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि एक राष्ट्र को निर्माण करने में कौन कौन सी चुनौतियां आती है। यानी कि हमारे अगर भारत देश को, अगर हमारा क्या हुआ था, हमारा भारत देश अगर मतलब का निर्माण हो रहा था, तो इसके अंदर कौन कौन सी क्या आया था, चुनौतियां आया था। इसके बारे में क्या होता है बुआ, हम लोग इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला है यानी कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है बुआ कि भारत के लिए मुझे बुआ ध्यान से, भारत के लिए बुआ जो है विविधता में एकता का अर्थ क्या है। यानी कि भारत में बहुत सारे विविधता है, उसमें भी एकता है, इसका कारण क्या है, इसका अर्थ बताइए। ठीक है मेरे भाई, तो जरा बता दे आप लोग को कि भारत क्या है बुआ। तो भारत एक विशाल देश है, यानी कि बहुत बड़ा क्या है बुआ रे, देश है। ठीक है मेरे भाई, अब जब बहुत बड़ा देश है तो जरा आप अपने नजर उठा कर देखिएगा तो पता चलेगा कि हमारे इस देश में अलग अलग क्या है बुआ रे, जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग देखिएगा तो क्या आपका भाषा के लोग हैं। ठीक है बुआ मेरे, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। ठीक है मेरे भाई, इन सभी लोगों को एक करना हमारी क्या थी बुआ मेरे, बहुत बड़ी क्या थी, हमारे पास चुनौती थी। तो यानी कि सभी लोग इतना अलग अलग जाति धर्म होने के बाद भी आज हम लोग क्या है, सभी लोग एक बंधन में क्या है, बंधे हुए हैं। और भारत देश में भाईचारा क्या होता है, बंधन में रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वही यहाँ पे टॉपिक है, तो समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर है आप लोग का कि भारत का एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, जातियों, भाषाओं, संस्कृति आदि के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में बहुत अलग अलग जाति धर्म सब संप्रदाय क्या होता है, लोग रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर भी नेहरू के शब्द में सभी एकता के सदृश बंधन में क्या हुआ है, देश बंधन में बंधे हुए हैं। इतना अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग क्या है बुआ, एकता के बंधन में क्या है बुआ, हम लोग बंधे हुए हैं। क्लियर मेरे भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पाइए। चलो बुआ, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बुआ आते हैं। ठीक है बुआ मेरे, एक बार आप पहला क्वेश्चन को देख के आप एक बार पढ़ लीजिए। किसी तरह की परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पाइए। दूसरा क्वेश्चन है बुआ मेरे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। देखो बुआ, आज बता दे कि हमारे भारत के वर्तमान में जो है बुआ मेरे 28 राज्य है और 8 क्या है बुआ मेरे पास केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हुआ था बुआ कि शुरू में हमारे देश में क्या था बुआ मेरे कि हमारा देश रियासत में क्या था बुआ, बटा हुआ था। यानी कि बहुत सारे क्या थे बुआ, रियासत थे। और उस रियासत के क्या होते थे बुआ, राजा होते थे। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग को जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद हम लोग को सबसे बड़ी चुनौती मिला, सामने आया कि सभी रियासत को एक जगह लाना, सभी के
अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरना, क्योंकि सभी लोग अलग अलग, क्योंकि उस समय हमारे पास अंग्रेजों का दो तीन तरह का था ऑप्शन था हमारे देश के रियासत के पास, कि या तो वह भारत संघ में मिल जाए, या तो वह पाकिस्तान में मिल जाए, या वह स्वतंत्र है। जिस इंसान के पास तीन ऑप्शन हो वह इंसान किसी भी ऑप्शन में जा सकता है। ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए क्या हुआ बुआ कि जम्मू कश्मीर जो था वहाँ के जो जनता थी वह मुस्लिम थी, और वहाँ के जो राजा थे वह हिंदू थे, जिनका नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था बुआ? राजा हरि सिंह। ठीक है बुआ मेरे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि राजा हरि सिंह तो भारत मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या करा था, थोड़ा सा उनके अंदर कुछ अलग की भावना थी जो पाकिस्तान में। लेकिन आज अपने आप को वह लोग सोचते होंगे जम्मू कश्मीर के लोग कि हम पाकिस्तान में नहीं गए तो हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिए, क्योंकि अगर वह चले गए होते तो शायद वहां पे भी आपको 500-600 रुपये जो आटा मिल रहा है उस तरह खाते, महंगाई का सामना करते, और जैसा कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इज्जत मान सम्मान नहीं है, तो वैसे इंसान के साथ क्या होते जिंदगी जीते। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, किसको, कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कैसे। क्योंकि देखिए बुआ मेरे, अगर हम कहें एक बात समझ लीजिएगा कि अगर मेरे कोचिंग में अगर इसमें अगर 50 बच्चा बैठा हुआ है तो 50 बच्चा बेंच पे बैठा हुआ है, और एक बच्चा क्या करेंगे अगर हम सोफा सेट पे बैठा देंगे, तो हमारे नजर वो 50 के नजर में क्या आएगा कि नहीं यह जो बच्चा है यह क्या है, अलग है, इसका इसका क्या नियम क्या है, इसका अलग है। ठीक उसी तरह हमारे देश में 28 राज्य था, जिसमें कौन आपका जो जम्मू कश्मीर था उसका नियम कानून क्या था, अलग था, क्योंकि 2800 राज्य को हम लोग अभी चलाने के लिए उस समय उस समय तो कम ही राज था, लेकिन अभी वर्तमान में समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि अभी तत्काल में 28 राज्य है। आज जम्मू कश्मीर को राज्य बना के अलग विशेष दर्जा दे देंगे तो क्या कहेगा वो, सभी राज्य हमसे क्या कर सकता है, हमसे अपील कर सकता है। ठीक है मेरे भाई। तो इस बात को लेकर इसीलिए इसको कहा गया कि इसका अलग संविधान था। तो भारत का पूरा भारत का एक संविधान है, लेकिन इसका एक अलग संविधान था। ठीक है मेरे भाई। इसीलिए क्या था, यह भारत का एक अभिन्न अंग था। तो समझ जाइए, समझते हैं ध्यान से। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला सकता था। यानी कि जिस समय हमारा भारत का हुआ, जब आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तो उस समय सभी लोग को एक था कि अगर हमारे भारत में मिलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे एक क्या है, हमारा एक विलय पत्र है, उस पर आपको हस्ताक्षर कर दीजिएगा, तो वह जो आपका रियासत है वो हमारे भारत में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। वही कह रहा है, आगे सुनिएगा। राजा हरि सिंह ने ऐसा किया, राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। सन 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, और इसको क्या किया गया, वहां को बोला कि हम कोई स्वतंत्र रहेंगे तो इसको संविधान लागू कर देगा कि अपना संविधान तो अपना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है जब कोई ज्यादा भाव खाता तो थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि थोड़ा उड़ ले, फिर बाद में तो मेरे यहाँ ही आएगा, वही वाला बात है। जिससे उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया। जिससे क्या उसको घोषित किया गया, उसको हुआ भारत का अभिन्न अंग क्या कहेगा, उसको घोषित कर दिया गया कि भारत क्या हुआ, अभिन्न अंग है। लेकिन जो सबका एक रूल है लेकिन इसका क्या है, अलग है, इसीलिए इसको अभिन्न अंग कहा गया। ठीक है मेरे भाई। 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो प्राप्त जो विशेष राज्य की जो दर्जा था उसे क्या कर दिया गया बुआ, राज्य क्या कहे उसको समाप्त कर दिया गया, और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया गया, उसको बांट दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर का था बुआ, राज्य था, दूसरा क्या उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया जम्मू कश्मीर, दूसरा का आपका लद्दाख में बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है भाई, में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे क्या लागू था बुआ मेरे, तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू था। कितना साल बुआ, 370 धारा का था बुआ, कहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू था, जिसे 2019 में क्या कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। क्लियर मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, अगला क्वेश्चन है बुआ, राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, तो समझिएगा। देख बुआ मेरे, राज्य जो होता है ना बुआ, अभी राज्य अगर बोले तो राज्य वर्तमान में क्या होगा बुआ, 28 है। केंद्र शासित पर क्या होगा बुआ, तो 8 गो है। राज्य को स्वायत्तता प्राप्त होता है, अपना स्वतंत्रता प्राप्त होता है, जो मन करे कर सकता है, लेकिन
केंद्र शासित प्रदेश नहीं कर सकता है। राज्य पे जो होता है वह राज्य का नियंत्रण होता है, राज्य के लोग का नियंत्रण होता है, लेकिन केंद्र शासित पे किसका नियंत्रण होता है बुआ? तो उस पे बुआ केंद्र का नियंत्रण होता है। क्लियर मेरे भाई? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो भारतीय संघ में 28 राज्य है जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त है, जो क्या है, पूरी तरह से फ्री है, स्वतंत्र है। जो उनको मन करेगा, जो अच्छा लगेगा, जो हमारे समाज के लिए भलाई हो, हमारे देश की विकास में अच्छा लगेगा, वह सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? संविधान ने उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ इसका संविधान, इसका जो संविधान में इसका क्षेत्र क्या है बुआ? स्पष्ट है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है बुआ? इसका है। क्या है मेरे भाई? अब देखिए, अतः केंद्र सरकार उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार डायरेक्ट हमारे राज्य को अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है मेरे भाई? लेकिन संघ शासित क्षेत्र प्रत्यक्ष केंद्र के अधीन होता है। मतलब क्या होता है बाबू? प्रत्यक्ष मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है? केंद्र के अधीन रहता है। ठीक है मेरे भाई? उसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं है, इसे कोई भी विशेष स्वतंत्रता प्राप्त राज्य की तरह नहीं है। केंद्र शासित केंद्र किसी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। जब मन करेगा तो क्या कर सकता है? जो आपका जो केंद्र सरकार है वो उसे राज्य का दर्जा दे सकता है। क्लियर मेरे भाई? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आपको समझ में आ गया होगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर। क्लियर मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है बुआ मेरे आपका 4 नंबर है बुआ, शिमला समझौता। क्या बुआ? शिमला समझौता। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है मेरे भाई? तो शिमला समझौता बुआ, कोनो पूछे कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता बुआ 1972 में हुआ था। हुआ था बुआ 1972 में हुआ था। ठीक है भाई? और यह समझौता ही शिमला में हुआ था, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया बुआ? शिमला समझौता। पहला हुआ था तो समझिएगा, क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान भारत पे आक्रमण किया तो उसे करारी हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब बहुत ही बेइज्जती के साथ वह हारा। किससे? भारत से। ठीक है मेरे भाई? फिर बाद में क्या हुआ कि उस बदला को लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि पहले बुआ मेरे, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय पाकिस्तान दो थे बुआ मेरे। ठीक है भाई? एक का नाम था बुआ पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है मेरे भाई? पूर्वी पाकिस्तान, पी ले तो समझ लीजिए, पी मतलब पाकिस्तान। ठीक है मेरे भाई? और दूसरा था बुआ मेरे आपका पश्चिमी पाकिस्तान। क्या था बुआ आपका? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है मेरे भाई? तो पूर्वी पाकिस्तान और बुआ मेरे पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी जो है ना वर्तमान में, वो कौन है? पश्चिमी पाकिस्तान है। और जो बांग्लादेश अभी जो है, बांग्लादेश, बांग्लादेश ये क्या था बुआ? पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है भाई? इसमें क्या किया कि पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दिया और यहाँ पे क्या किया? विद्रोह मचा दिया। किसमें? पूर्वी पाकिस्तान में। उस समय के यहाँ के जो नेता थे बुआ, वह थे बुआ शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे बुआ? शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनका बेटी का नाम क्या बुआ? शेख हसीना, जो कुछ दिन पहले क्या थे बुआ मेरे? तो बांग्लादेश का था प्रधानमंत्री थी। ये मेरे भाई? तब सुनिएगा, तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान, जब देखा गया कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा, तो शेख मुजीबुर रहमान ने भारत सरकार से क्या हुआ? थोड़ा सहायता मांगा। और उस समय, इस समय 1972 के जो समय था, इस समय बुआ हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री वह बुआ कौन थी आपका? एकदम आयरन लेडी जिसे बोलते हैं, जिसका नाम था इंदिरा गांधी। कौन था बुआ? इंदिरा गांधी। ठीक है भाई? और उसी समय जब इंदिरा गांधी ने जो क्या किया भारत पे, जब भारत की तरफ से क्या किया? अटैक किया। किस पे? पूर्वी पाकिस्तान पे। ठीक है? और पाकिस्तान के लगभग विश्व का सबसे घिनौना हारने वाला कोई देश है तो वह बुआ मेरे पाकिस्तान है, जिन्होंने 93,000 सैनिक क्या हुआ था बुआ मेरे? सरेंडर किया था। कितना बुआ? 93,000 सैनिक सरेंडर किया था। ठीक है मेरे भाई? और इसका तो कपड़ों उतरवा दिया गया था। ठीक है मेरे भाई? इतना बेइज्जत करके छोड़े थे। तो ये ससुराल सुधरने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई? और जब 93,000 सैनिक जो क्या जब सरेंडर हुआ, तो इसी को छुड़ाने के लिए बुआ मेरे 1972 में समझौता रखा गया था, जिसे बुआ हम लोग बोलते हैं शिमला समझौता। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बुआ? इंदिरा गांधी। और पी पीके मतलब पाकिस्तानी कुत्ता के, मतलब पाकिस्तानी कुत्ता समझ लीजिएगा, जैसे नामों लेने पर शर्म आता है, समझिएगा। तो ये पाकिस्तान के जो था राष्ट्रपति जो था बुआ उस समय, राष्ट्रपति
वह था जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी कि इसका सीधे याद रखिए भुट्टो, क्या रखेगा बुआ, भुट्टो। ठीक है, यह तो बोलेगा कि शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, तो क्या मारिएगा बुआ मेरे, तो इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच हुआ था। और इसमें बोला गया कि कोई भी दोनों देश जो है भारत और पाकिस्तान अब कोई भी विवाद करेगा नहीं, एक दूसरे का एक दूसरे सहायता करेगा। कोई भी अगर झगड़ा होता है तो बैठ के बातें से क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कोई भी अटैक नहीं करेंगे, ना कोई आक्रमण करेगा। लेकिन कुत्ता के साला लक्षण कभी सुधरने वाला है, इसीलिए हम ऐसा ही उसको कुत्ता नहीं कहते हैं, ऐसा कुत्ता का इसका चिन्ह भी है। क्योंकि जब अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो अब गूगल पे जाकर आप मारिएगा मारिएगा कि कौन सा देश कुत्ता है, तो सीधे आता है पाकिस्तान। हम क्यों कहें, इसका मैप भी जो है ना, जो बनाया ना, उसे ईश्वर ने क्या खूब करके बनाया होगा, जिन्होंने इसका नक्शा बनाया, लेकिन नक्शा तो पूरा इसके लक्षण के अनुसार दिया। ठीक है मेरे भाई, और आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका लक्षण कैसा है, सो मतलब नक्शा में कैसा दिखने में लगता है। ठीक है, रियल रूप। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आप लोग पढ़ते एक बार सुनिएगा यहाँ पे। चलिए आइए, यहाँ पे ये लिखा हुआ समझा देते हैं। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। बताए हैं भाई मेरे कि पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया, जिससे उसे करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जिससे क्या हुआ, बेचारा हार गया। तो अपना लाज बचाने के लिए बांग्लादेश में हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को हराकर उस शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया। तो अटैक कहाँ कर दिया, पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में नीमच से जब धुआई किए तो क्या किया इन्होंने, एकदम धो धा के क्या किसको दे दिए थे, शेख मुजीबुर रहमान के। ठीक है, तो पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया गया। और जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा भारत के प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया, उनकी वापसी की गई तथा यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से अपनी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ये तो बोलता तो है, लेकिन इसे सुरक्षा करता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा पीछे से वार करता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्या यहाँ तक आपको होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ गए होंगे तो आपको इस तरह कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। क्लियर मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आइए, अगला आइए। अगला है मेरे भाई कि राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। तो जरा बताइए भाई मेरे, अगर हमारा देश अगर बना होगा तो इसके पास कौन कौन सी समस्या समस्या का कम होगा भाई मेरे, बहुत बड़ी समस्या होगी मेरे भाई। तो समझिएगा, क्योंकि हमारे अगर राष्ट्र निर्माण अगर हो रहा है बुआ मेरे, ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या आप लोग को विजुअल है भाई, एक बार अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, सुनिएगा अब। देखो बुआ, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि चुनौती मतलब होता है क्या चीज बुआ, समस्या कौन कौन से आया हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में। तो देखो बुआ, राष्ट्र के निर्माण करने में चुनौती तो यही आया कि क्या हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म के क्या होते हैं लोग रहे थे, क्या सभी लोग को एक करना हमारे लिए क्या थी, बहुत बड़ी क्या थी बुआ, चुनौती थी। हमारे देश में लोकतंत्र को स्थापित करना क्या था हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे देश के सभी वर्ग का क्या करना, विकास करना हमारे लिए क्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। यही सब ना होगा ना भाई। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में क्या होता है तुम्हें कि कहाँ से किताब आएगी, गरीबी है तो कहाँ से किताब आएगी, सबसे बड़ी समस्या है। हम टीचर को पैसा कैसे देंगे, ये तुम्हारे लिए चुनौती है। ठीक है मेरे भाई, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस जगह से करें, ये सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या था बुआ मेरे, भारत निर्माण में भी क्या था, बहुत बड़ी क्या था हमारे पास सामने चुनौती थी राष्ट्र निर्माण के। तो समझिएगा ध्यान से। तो स्वतंत्रता के समय भारत का मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती। अब बताइए, हमारे देश में अलग अलग लोग हैं, सभी लोगों का ना, सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर रखना है, यानी कि एकता को बनाए रखना है। क्या आम बात होगा, ये बात तो दो भाई में तो पटवे नहीं करता है। अब बताइए कि वहाँ के अलग अलग जाति धर्म को एक बंधन राष्ट्रीय भावना के बंधन में बांधना क्या आसान होगा, नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ी क्या थी चुनौती, यह एक चुनौती थी। दूसरा, सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। क्या भाई मेरे, सभी वर्ग जो जैसा मेहनत करेंगे, जो जैसा कर्तव्य करेंगे, उसी का ना बुआ मेरे विकास होगा। अब जो कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो उनका विकास होगा पाएगा, उनका नहीं हो पाएगा। लेकिन जरा आप ही सोचो बुआ कि कोई भी अगर बच्चा, जो बच्चा पढ़ेगा उसी को टीचर पढ़ा सकता है भाई। अब जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो टीचर उसे क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। उस तरह जो वर्ग अपने आप को विकास करना चाहेगा उसका विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो विकास नहीं करना चाहेगा तो क्या उससे विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एगो छूटेगा तो क्या गाँव में विरोध करना शुरू करता है। सेम वही बात था। आगे चलिए, अगला आपका
लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। अब लोकतंत्र समझो करते हुआ कि यहाँ के मालिक कौन होते हैं लोकतंत्र में? मालिक कौन होता है बुआ? जनता होते हैं। कौन होता है बुआ? जनता। और जनता अपना एक प्रतिनिधि को करता है, चुनता है। तो लोकतंत्र, बताइए, देश तुरंत आजाद हुआ है और हम क्या अपना लिए? हम लोग लोकतंत्र को अपना लिए। तो हमारे लिए भी क्या थी? बहुत बड़ी चुनौती थी। आज ये बहुत सारे लोगों को वोट गिराने नहीं आता है, वोट में समझाना पड़ता है। उस समय सोचे कितनी समझाना पड़ रहा होगा। क्या मेरे भाई? आ गई नेक्स्ट, देसी रियासतों को संघ में विलय करने की चुनौती। यानी कि देसी रियासत को, यानी कि जितने भी हमारे देश में क्या था, बहुत रियासत बताए हैं आप लोग को कि बहुत सारे रियासत थी, उसको एक करना क्या था? बहुत ही मुश्किल होगा ना, चुनौती होगा कि नहीं होगा? आप जरा सोच के देखिए आप ही लोग कि अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि नहीं स्वतंत्र रहिए या जिसमें जाना है जाइए या भारत में रहिए, तब क्या कहिएगा आपको? बहुत सारे लोग का मन डोल जाएगा कि हम अलग चले जाएं, बहुत सारे लोग का मन करेगा कि नहीं नहीं हम स्वतंत्र रहे, अब कुछ लोग का मन करेगा ना हम भारत में मिल जाए। तो सबको एक जगह रखना क्या था? बहुत बड़ी हमारे लिए क्या थे बुआ रे? चुनौती थी। ठीक है मेरे भाई। अगला था बुआ कि विभाजन के परिणाम स्वरूप देशों में आए शरणार्थियों का पुनर्वास की समस्या। यानी कि जब हमारा देश विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारे दंगा फसाद हुए। ठीक है मेरे भाई। हिंदू मुस्लिम को मार दे रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार दे रहा था। ठीक है, इस तरह से बहुत दंगा फसाद बहुत ज्यादा हुआ, हद से ज्यादा दंगा फसाद हुआ। और इसमें बहुत सारे जन मान हानि की क्या हुआ? हानि भी हुआ। ठीक है मेरे भाई। और जब बहुत ज्यादा हुआ, जब दिक्कत हुआ, तो बहुत सारे लोग का हुआ पाकिस्तान से भारत भाग के चले आए, और भारत से कहाँ चले गए बुआ? पाकिस्तान चले गए। ठीक है मेरे भाई। तो उस सब को बसने की, उस सब को रहने की भी हमारे पास क्या थी? बहुत बड़ी क्या थी बुआ? चुनौती थी। क्योंकि उस समय हम लोग खुद अपने आप का थे, गरीब थे, तो उस समय किसको रखते? अभी के बात होता तो चलो एक आधो घर बना के दे देते कि चलो भाई तुम उसमें रहो। लेकिन उस समय तो मेरे पास, उस समय हम लोग के पास चुनौती था नहीं। क्योंकि हम लोग पढ़े होंगे, चाहे पढ़ाएंगे आगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोग पहले सब देश विकास पे काम करता है और हम लोग खाने पर काम किए थे, यानी कि कृषि पे काम किए थे सबसे पहला बार। सोची के देखिए। दूसरा बार उद्योग पे ध्यान दिए 5 वर्ष बाद। क्लियर मेरे भाई? तो हमारे देश का क्या था? इस तरह से क्या था? सिचुएशन था। क्लियर मेरे? किसी से दिक्कत किसी को नहीं ना बुआ मेरे? चलो अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन होगा 6 नंबर, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर बताएं। ठीक है मेरे भाई। चलो बुआ, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर बताते हैं। देखो ध्यान देना बुआ, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों बुआ शासन की क्या है बुआ? दो क्या है बुआ? पद्धति है। दो क्या है बुआ? पद्धति है। पद्धति है। चले मेरे भाई, क्या बोले बुआ? ये राजतंत्र और गणतंत्र दोनों क्या है बुआ? शासन करने क्या है बुआ? दो क्या है? पद्धति है। बस यही होता है कि राजतंत्र में जो शासक होते हैं वह राजा के वंश होते हैं, और लोकतंत्र में जो शासक होते हैं यह जनता के द्वारा चुनी गई क्या होती है? व्यक्ति होती है। इसका जो पद होता है राजतंत्र में जो पद होता है वह वंशानुगत होता है। यानी कि वंश के आधार, जैसे अगर फलना, अगर बाप राजा तो बेटा राजा, वो कर बेटा राजा, मतलब वंश बनेगा। लेकिन राजतंत्र गणतंत्र में क्या है बुआ मेरे? इसमें क्या है कि अगर जनता के बीच अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो अगला बार जनता चुनेगी तो आप सीट पे बैठिएगा, अन्यथा आप हट जाइएगा। क्लियर मेरे भाई? चलिए आइए इसी बात को समझते हैं। यानी कि राजतंत्र और गणतंत्र शासन क्या है? दो क्या है? अलग अलग क्या है बुआ? प्रणालियां हैं। राजतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख किसी राजवंश का सदस्य होने के कारण सत्ता प्राप्त करता है। यानी कि राजतंत्र में उसका ही सदस्य, राजा के ही सदस्य, उसका बेटा हो बेटी हो या रिलेटेड रिलेशन वाला ही क्या करता है? उसका राज्य का क्या करता है? संभालता है। लेकिन और उसका पद कैसा होता हुआ मेरे? पैतृक, मतलब वंशानुगत होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वंश का आधार बनेगा। क्लियर? एक गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख जनता के वोटों के कहता है आधार पर चुना जाता है। कि अगर गणतंत्र में कहता है कि वो भी राजा चुनता है, लेकिन कौन चुनता है? इसमें जनता चुनता है कौन हमारे लिए बढ़िया काम करे, कौन का विचार अच्छा है, कौन का सोच क्या है बुआ मेरे? अच्छा है। ठीक है मेरे भाई। फिर है तथा निश्चित समय के बाद उसे पुनः जनता का समर्थन प्राप्त करके ही पद पर बैठना होता है। यानी कि अगर वह कोई अति बन गया, क्या बोलता है, अगर राजतंत्र में अगर बन भी गया, सॉरी गणतंत्र में अगर किसी पद पे चला भी गया
तो दोबारा उसको पद पर आने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त होना बहुत जरूरत है। यानी कि जनता अगर उसको पसंद करेगी तो उसको वोट देगा, और जब वोट देगा तो क्या होगा, उसका रिजल्ट जीतेगा तो जीतेगा होगा, फिर वापस होगा होगा पद पे आ जाएगा। लेकिन अगर वह काम अच्छा से नहीं किया है तो फिर उसे क्या मिलेगा, उसे वोट नहीं मिलेगा, और जब वोट ना मिलेगा तो वह इंसान फिर जीतेगा नहीं, और जीतेगा नहीं तो क्या होगा, उसको कुछ भी मिल सकता नहीं है। क्लियर मेरे भाई? चलिए क्लियर है तक आ गइए। अगला है बुआ मेरे, अब भाषा नीति क्या है समझिएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए भाषा नीति क्या है तो समझिएगा। तो भाषा नीति बुआ बता दे थोड़ा सा भाषा नीति के बारे में। देखो बुआ, हमें भाषा इस तरह का विकसित करना चाहिए ना कि हमें अलग देश से व्यापार करने में, चाहे अदर देश से किसी भी मतलब कि समस्या को समाधान करने में भाषा का प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसा ना भाषा बोलिए आप, और वो जो आप बोल रहे हैं वह नहीं समझ पा रहा है, और जो वह बोल रहा है आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका कोई भी महत्व होता नहीं है। इसीलिए भाषा नीति का बहुत होना क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे इंटरनेशनल अगर व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको इंग्लिश आना चाहिए, जिससे क्या हो आपको कि आप वहाँ पे बात अच्छा से कर सके। क्लियर मेरे भाई? लेकिन सब जगह हिंदी संभव नहीं है। चलिए हाँ, अगर भारत का क्या होता है, जैसे पड़ोसी देश जो है वो सब में क्या होता है, एक भाषा का निर्माण कर देता है कि इस भाषा में सभी लोग अगर व्यापार कर सकते हैं, जिससे क्या होता है सभी लोग उस भाषा में बोलते, व्यापार होता आराम से हो जाता है। क्लियर यहाँ तक भाई? चलिए ध्यान से सुनिएगा। एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण क्या है बुआ, लक्षण है। यानी कि जिस देश से भी हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं ना, उस देश से हम लोग क्या होना चाहिए, हम लोग को भाषा साझा होना चाहिए। कि हम आपके भाषा को जानते हैं, आप हमारे भाषा जानते हैं, चाहे एक भाषा कॉमन निकाल लीजिए कि आप भी यह भाषा बोलिएगा, हम भी यह भाषा बोलेंगे, कि आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझने में आसानी होगी। क्लियर मेरे भाई? चलिए वही बोल रहा है, भाषा लोगों में भावनात्मक एकता का करता है, उत्पन्न करता है। आज देखेगा जब किसी का भाषा मिलता है ना, तो दोनों खूब अच्छा से बात करेगा, एकदम झूम जाएगा दोनों। ठीक है, जैसे कोई लड़का और लड़की जब बात करता है, देखिए दोनों को भाषा मिलते रहता है। इन्हें से बोलता है लॉलीपॉप, तो उन्हें से बोलता है कौन आपका रसगुल्ला, तो काला जामुन तो होता है ना, तो ढहलेल, तो इन्हें से मंगरैला, तो उन्हें से झिगुनिया, सब बोलते रहता है। तो उसे कहता है भाषा एक दूसरे को मिलता है तब ना उन्हें से बोलता है। कि बोलता है लाल में, तो ऐसे बोलता है तरबूजा, है कि नहीं है? कब बोलता है, जब ये दोनों का भाषा मिलता है तब। क्लियर मेरे भाई? चलिए अब कोई लड़का भारत के हो और पाकिस्तान में बात करेगा, अब वो बोल रहा है उर्दू, ये बोलेगा हिंदी भोजपुरी, अब दोनों में बात बनेगा नहीं बनेगा उसमें। तो वही बोल रहा है कि कहीं भी भाषा लोगों के अंदर क्या होता है, भावना का, तो भावना का भावनात्मक विकास करता है। क्लियर मेरे भाई? जो राष्ट्र निर्माण उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जो क्या था हुआ राष्ट्र निर्माण, यानी कि जो भाषा राष्ट्र निर्माण यानी कि देश के निर्माण करने में कहता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह कहता हुआ बहुत ही कहता है जरूरत होता है। क्योंकि वैसे भाषा रखिए जैसे भारत को भी हिंदी भाषा का विशेष राज्य की दर्जा देना चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि भारत के लोग अगर यही हिंदी अगर हम लोग जाकर किसी अन्य जगह बोले ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस वो देता नहीं है। क्लियर मेरे भाई? तो ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है इसे कॉमन बना दे पूरा वर्ल्ड, मतलब भारत भर में, कि कोई भी राज्य किसी भी राज्य में जाकर जाए तो उसे किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। क्लियर मेरे भाई? चलिए आगे सुनिएगा। भाषा से ही किसी भी जन समूह की पहचान होती है, और भाषा से ही पता करते हैं कि वह इंसान कहाँ का है, चाहे क्या है नहीं है। क्लियर मेरे भाई? चाहे उसकी व्यवहार के बारे में पता चलता है। जब हम भाषा नहीं समझेंगे उसका व्यवहार में क्या पता चलेगा? अगर कोई सोचे किसी जो भाषा हमको नहीं आ रहा है वो भाषा में गरियाबो करेगा तो हम क्या लगेगा, वाह वाह मेरा मुझे तो आशीर्वाद दे रहा है। अगर उसको भाषा नहीं आ रहा है हम गरियाबो करेंगे तो उससे क्या होगा, उसको समझ में कहते हैं कि नहीं ये अच्छा बोल रहा है। क्लियर मेरे भाई? इसके लिए भाषा का ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है बुआ कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय क्या है? तो बता दे कि आर्थिक न्याय का अर्थ होता है बुआ कि इस देश में जितने भी लोग हैं ना उनका पहुंच बुआ संसाधन और मनी तक होना चाहिए। कि अगर ऐसा ना हो कि गरीब का संसाधन तक पहुंच ना हो, वह गरीब जो है क्या हो आगे तक पहुंच ना पाए, अपने जो जरूरत के सामान है वह खरीद ना पाए, इतना पैसा उसके पास रहना चाहिए कि वह अपने जीवन को आसानी से क्या कर सके, वह जी सके। ठीक है मेरे भाई? चलिए इसको भी समझते हैं ध्यान से। तो आर्थिक न्याय वस्तुतः सामाजिक न्याय का ही क्या है बुआ, एक अंग है। क्या है बुआ? सामाजिक न्याय का ही क्या है बुआ, एक अंग है। इसका उद्देश्य
प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना है जिससे कि वह सम्मानीय व सृजनात्मक जीवन का कर सके, जी सके। मतलब ऐसा पैसा के विस्तार कीजिए, ऐसा आर्थिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए जिससे वह इंसान अपना सर उठाकर जी सके, एक अपना जीवन को कैसा, जीवन को मतलब सम्मानित कर सके कि यार हमारा जीवन धन्य है, हमने आया है यहाँ बैठा है तो मुझे बहुत कुछ मिला है, मतलब उसको अंदर से संतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करने के साधनों तक सबकी समान पहुंच, यानी कि अगर जो व्यक्ति की संसाधन है, जो उसको जरूरत है, उसे प्राप्त होना बहुत ही क्या है बुआ, जरूरत है। ठीक है भाई, उतना आर्थिक न्याय होना चाहिए। तथा उत्पादन संबंधी कार्यों में संलग्न के साथ साथ सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना है, यानी कि जब कोई इंसान उत्पादन में भी क्या करना चाहिए, आपको समान अवसर देना चाहिए। चाहे किसी भी कार्य में संलग्न है तो उसे क्या करना, उसे उसमें उसको सहायता करनी चाहिए। ठीक है भाई, ये क्या था बुआ मेरे, हमारा आर्थिक न्याय था। क्लियर मेरे भाई। अगला आइए, अगला है बुआ आपका सहमति पत्र। क्या था बुआ मेरे, सहमति पत्र, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या है बुआ मेरे, तो जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एक विलय पत्र था जिस पर अन्य सभी रियासत को साइन करना था भारत में मिलने के लिए। तो जो उस पे जो राजा लोग साइन करते थे ना, उसी को हम क्या बोलते थे बुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। 1947 के भारत सरकार अधिनियम में देशी रियासत को के संबंध में यह प्रावधान था कि रियासत का राजा अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र बने रहे। तो बतावे किए है ना कि पाकिस्तान ऐसा करके गया ना कि उसे थोड़ा गू तक गेवे किया, लेकिन हम लोग को तहस नहस करके गया और उसको कह देता सबको कि नहीं सब भारत में मिलेगा, उसको क्या बिगड़ता। लेकिन जानते हो ना कि अगर आपको किसी भी घर में अगर करना आपको मतलब कि बर्बाद करना है तो कुछ मत करो, सब में करो, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना दो। यानी कि अगर 4 भाई है तो चारों को चढ़ा दो, चारों अपने में लड़ लेगा, और जब लड़ लेगा तो चारों अपने में झगड़ा करेगा, और चारों झगड़ा करेगा तो क्या होगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा और तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना जीवन तू उससे आगे जा सकते हो। ठीक है मेरे भाई। सेम उसी तरह कौन बोलता है भाई इस देश में, तो अंग्रेज किया और क्या लगा दिया, झगड़ा लगा दिया कि सबको हमेशा झगड़ा में फसल है, कभी लोग का विकास होगा ही नहीं। क्या मेरे भाई, तो ये समझते हैं पाकिस्तान मिल जाए, भारतीय संघ में विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता था। जो रियासत के राजा जिस पर साइन करते थे ना, उस समय क्या बोलते थे बुआ, उसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि विलय पत्र को ही हम क्या बोलते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते थे। क्लियर मेरे भाई। एक बार इसको क्या आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्लियर मेरे भाई, हो गया भाई। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट अगला है बुआ कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय को लिखिए। यानी कि राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी बाधा आया उसको दूर करने के लिए 4 उपाय बताइए। तो पहला बात तो है बुआ मेरे, यहाँ ध्यान सुनेगा, संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि ऐसा संविधान बनाइए, ऐसा नियम बनाइए जिससे क्या हो जाए, सभी व्यवस्था क्या हो, अपने आप क्या हो, सुचारू रूप से क्या हो चले, और कोई भी किसी के साथ कोई भी छल कपट न हो। तो संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना हमारे लिए क्या थी, बहुत बड़ी क्या थी, सबसे पहले मतलब बाधा बाधा थी जो उसको क्या दूर करना जरूरत था। तो संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना। क्लियर मेरे भाई। दूसरा आइए, दूसरा था बुआ, मतलब बुआ सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना। अगर आपको कोई भी जो देश है उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से उसको विकास करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अगर यह विकास होगा तभी क्या होगा बुआ मेरे, देश का विकास होगा, अन्यथा देश का विकास नहीं होगा। क्लियर। अगला, शिक्षा व कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से काम करना, यानी कि जो शिक्षा है वह सही रास्ते में मिल सके, सही दिशा में मिल सके, और आपका व्यवस्था कानून व्यवस्था वह ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से काम कर सके। लेकिन बहुत दुख लगता है कभी हमारे कानून व्यवस्था बहुत ही क्या हो गए हैं, लचर गए हैं, बहुत ही पता नहीं ये लोग आतंकवादी से मिल जाते हैं कि क्या होते हैं, समझ में नहीं आता है। कि देखिएगा तो आप लोग देख रहे हैं कि आज बिहार में दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े किसे कत्ल कर दिया जा रहा है, ये सब बहुत घिनौना है। अभी तुरंत एक पारस हॉस्पिटल जो पटना का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें 4 हत्यारे का किए,
मतलब खुल्लम खुल्ला जाके के उसको गोली मार के चले आए। अरे भाई हद हो गया है। अब बिहार में भरसकों बिहार से लोग बाहर चल जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तुरंत एक व्यवसायी को मार दिया गया था। अब बताइए इस तरह से रहेगा तो कोई व्यवसायी बिहार में आएगा? नहीं आएगा। और जब बिहार में नहीं आएगा भाई मेरे, तो जो लोग आज जो नेता लोग जो सार सब जो क्या कर रहे हैं, जो नहीं है, जो झंडा लेके जो ढो रहे हैं, ये पता नहीं नेतागिरी सर क्या करेंगे, समझ नहीं आता है। कि जब उस इंसान को जब मार दिया गया, उस इंसान को हॉस्पिटल में घुसकर, जो हॉस्पिटल क्या होता है बुआ मेरे, शांति का जगह है, जहाँ पे कभी देश किसी देश से लड़ाई भी होता है ना, तो वहां भी कह दिया जाता है कि आप हॉस्पिटल पे क्या कर सकते हैं, आक्रमण अटैक नहीं कर सकते हैं। और आज हमारे बिहार में देखिएगा तो एकदम मतलब कि दिन दहाड़े ऐसे गया है, चार गो जो उसे क्या बोलते हैं, चारों हत्यारा था या हत्या करने गया था, एकदम खुला में एकदम पूरा सीसीटीवी कैमरा में गया और गोली मार के क्या हुआ, उसको वापस चला भी है, कोई उसको पकड़ा भी नहीं। और अभी भी पुलिस उसको पकड़ा भी नहीं है। और पुलिस कह रहे हैं कि सुनने में बयान में आया है कि पुलिस बोल रहे हैं कि अभी के डेट में किसान भाई को, जो मजदूर भाई है, उसको काम काज नहीं है तो क्या? अरे भाई काम काज नहीं, प्रशासन तुम किस काम के हो भाई? कि तुम्हें यार जब तुमसे वह नहीं हो रहा है तो पद को छोड़ दो यार, किसी और को दे दो। जो सेंसिटिव क्या है, जो अच्छे क्या है अधिकारी हैं, आज भी हमारे देश में बहुत सारे अधिकारी हैं जो अपने ये कर्तव्य से मतलब कर्तव्य को पालन करके काम करते हैं। लेकिन आज ये बहुत सारे अधिकारी हैं जो करते हैं अपने कर्तव्य को मतलब बेच देते हैं, जहां तक हम कहें। ठीक है, उनको इस पे कथी कहें, उनको इसमें रहने की कोई जरूरत नहीं है पद पे। ठीक है, अगर दूसरा अगर डीएम अगर बढ़िया सा डीएम होता तो क्या होता वहां पे भाई मेरे, अभी तक तहलका मचा दिए होता वहां पे। क्योंकि एक हत्या होने का मतलब है कि भाई मेरे इस देश की अर्थव्यवस्था पे का पड़ना, मतलब प्रॉब्लम आना। आज अगर नेता लोग क्या हो रहे हैं कि नेता थी आ रहा है, इलेक्शन आते हैं तो सभी नेता लोग मुंह उठा के चले आते हैं कि मुझे वोट दीजिए। अरे भाई तुम्हें वोट किस आधार पे दें यार, जब तुम्हारे देश में यह हो रहा है, ऐसे राज्य में हो रहा है, ऐसे इस तरह से सिचुएशन हो रहा है, तो इस समय नेता लोग को कहाँ, इस समय नेता लोग को बोलना चाहिए ना। लेकिन कोई ये भी नेता लोग उस पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि नेताओं का पैसा साला तो उससे जाता है, ऐसा समझ में, इसके लिए कहला बोलेगा वो। चलिए मेरे भाई, तो चलिए जाने दीजिए, हम उस पर नहीं जाएंगे ना तो वो बहुत लंबा चल जाएगा, फिर हमसे कुछ निकल भी जाएगा। ठीक है भाई, आगे सुनिएगा। राज्यों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि राज्य का सर्वांगीण विकास करना भी क्या होना चाहिए हमारे पास, मतलब कि राज्य, अगर किसी राज्य का विकास करना है, किसी भी देश का विकास करना है, तो सभी राज्य का क्या होना चाहिए, राज्य का सर्वांगीण विकास, यानी कि राज्य में सभी चीज उपलब्ध होनी चाहिए, सब चीज पे कानूनी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, कोई भी किस तरह की दिक्कत ना हो। अरे हम तो सबसे नहीं मानते हैं सऊदी अरब, चाहे लोग, अब समझ में हमको आता है कि धीरे धीरे कि जो बड़े बड़े लोग हैं वह क्यों ये देश छोड़कर, जो पैसे वाले जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो क्यों अन्य देश में चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण यही है, यही सब देख के चले जाते हैं। क्यों रहेंगे भाई, अपना जान जान की अथी है, मतलब मंगनी का जान है कि किसी को दे देंगे यार। भाई जान एक इंसान को बनाने में कितना करोड़ लगता है यार, और उस इंसान को भाई, वो भी किसी का भाई होगा, किसी का माँ होगा, किसी का क्या यार, मतलब उसका परिवार का क्या हाल हुआ होगा यार। कम से कम इस पे लेकर यार सरकार को इस पे सजग होनी चाहिए। और वो हमारे कहाँ, बिहार की राजधानी पटना में हो रहे हैं ऐसा कांड। अब बताइए, जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि समझिए कि किसी भी देश का आज या किसी भी राज्य का जो राजधानी होता है ना, वो उसका हॉट होता है। और जब हॉटे जब जाम हो जाए तो पूरा शरीर जाम थोड़ी हो पाएगा, शरीर ही मर जाएगा। तो हमको लगता है कि बिहार का शरीर क्या हो चुका है, मर चुका है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, कंकाल बचा हुआ है, यहाँ की आत्मा क्या हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो गई है। चलिए मेरे भाई, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बुआ मेरे कि भारत विभाजन के 3 कारण लिखिए। तो भारत विभाजन के बुआ कि भारत हमारा भारत देश था, वह विभाजन हुआ, इसका 3 कारण बताना है, तो समझिएगा। तो पहला कारण था बुआ, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय समुदायों के बीच धार्मिक तनाव। आपको पता होना चाहिए ना कि 1940 से ही क्या हुआ था, एकदम ये जो जिन्ना जो था, कौन था, जिन्ना, वो मतलब चिल्ला रहा था कि एकदम हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, जिसके लेकर क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम में क्या था, हमेशा विवाद चल रहा था। ठीक है, एक पहला कारण क्या बना हम लोग का कि हिंदू मुस्लिम के बीच क्या हुआ था बुआ, धार्मिक विवाद था, तनाव के कारण। क्लियर मेरे भाई। दूसरा, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 से ही मुसलमान के लिए अलग क्या हुआ था, देश का सुरक्षित करने की शुरुआत की थी। यानी कि कौन पूछता बुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था बुआ, तो 1906 में हुआ था। तो हुआ था बुआ 1906 में। अब बोलते बंगाल विभाजन तो क्या मारिए बुआ, 1905 में। क्लियर मेरे भाई। चलिए अगला, ये अगला है बुआ आपका कि अंग्रेजों द्वारा दशकों तक फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया गया। और अंग्रेज जब गया हमारे भारत से
तो क्या करके गया, फूट डालो और शासन करो की नीति क्या किया गया, करके गया। जिससे कारण क्या हुआ, हमारा देश का हुआ, और भी क्या हुआ, हमारा देश का हुआ, हमारा पिछड़ गया और हम लोग विकास ज्यादा नहीं कर पाए। क्लियर मेरे भाई। तो आज आप लोग के बीच हम 10 क्वेश्चन लेकर, 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई। ठीक है भाई। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। आपको हम प्रत्येक चैप्टर का क्या करेंगे, ऐसे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम दे देंगे। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।